नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल आधी रात को क्रिकेट की दुनिया में चमत्कार हुआ। भारत की बेटियां पहली बार विमेन क्रिकेट वर्ल्ड की चैंपियन बनी। कल आधी रात को देश भर में जश्न मना जब विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। यह जीत आसानी से नहीं मिली। मैच में बार बार बाजी पलटती रही। मुंबई के जैम पैक्ड स्टेडियम में और टीवी पर देखने वाले करोड़ों दर्शकों के दिल बार बार धड़कते रहे। कई बार मैच हाथ से फिसला, लेकिन हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने जबरदस्त फाइट दी। जब जब साउथ अफ्रीका की टीम जीत की तरफ बढ़ी तो विकेट उड़ा दिए, फील्डिंग में जान लगा दी, वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया। इस फाइनल मैच की इस जीत की कहानी जितनी एक्साइटिंग है, इस टीम के एक एक मेंबर की स्टोरी भी उतनी ही कमाल की है। फाइनल मैच में बैटिंग और बॉलिंग से सबको चौंकाने वाली शेफाली वर्मा के साथ क्या चमत्कार हुआ, उन्हें टीम में खेलने का मौका कैसे मिला, वर्ल्ड कप में बैटिंग और बॉलिंग से नया रिकॉर्ड बनाने वाली दीप्ति शर्मा अपने भाइयों को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ी, मैच से एक दिन पहले उन्होंने अपने परिवार वालों से क्या कहा, अमनजोत को मैदान में लड़कों के गेटअप में क्यों जाना पड़ता था, बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए एक पिता को अपना काम धंधा कैसे छोड़ना पड़ा, पहली बार अमनजोत को लड़कों के मैच में भाई की जगह खेलने का मौका कैसे मिला, सेमीफाइनल में भारत को जीत दिलाने वाली जेमिमा रॉड्रिक्स और फाइनल में शानदार बैटिंग करने वाली ऋचा घोष ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया। आज मैं आपको इन सारी प्लेयर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाऊंगा। इस जीत से हमारे देश में क्रिकेट खेलने वाली लाखों लड़कियों के लिए रातों रात दरवाजे कैसे खुले, इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि कल ट्रॉफी जीतने के बाद हरमनप्रीत की टीम की रात कैसे गुजरी। जब पूरा देश जीत के जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त चैंपियन बेटियां वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सीने से लगाकर बैठी थीं। भारतीय विमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में 2005 में पहुंचा, फिर 2017 में टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला। इस बार वो इंतजार खत्म हुआ, इसलिए टीम का कोई मेंबर ट्रॉफी को एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, राधा यादव और क्रांति गौड़ ने आज सुबह पोस्ट की हैं। इन प्लेयर्स ने बताया कि वो रात भर ट्रॉफी को सीने से लगाकर ही सोई और आज सुबह जब आंख खुली तो उनके सामने वर्ल्ड कप ट्रॉफी ही थी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हरमनप्रीत भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले जितने भी कप्तान हैं, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो गई हैं। क्रिकेट को अंग्रेजों ने जेंटलमैन्स गेम कहा था। भारत में क्रिकेट की शुरुआत 250 साल पहले हुई थी। 1911 में भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, लेकिन महिला टीम ने पहला इंटरनेशनल मैच 1976 में खेला और 50 साल के इंतजार के बाद भारत की बेटियां वर्ल्ड चैंपियन बन गई। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को हराया, इसलिए खुशी डबल है। इससे पहले 2 बार भारत विमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, लेकिन दोनों बार ख्वाब टूट गया। 4 साल पहले इन्हीं खिलाड़ियों ने जीत का एक एंथम तैयार किया था। हालांकि तब हमारी टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी। The team also together dreamt it, and now it just feels like a dream. कि oh, this actually happened. That kind of feeling. 50 overs are the only 50 overs we have. We don't know what's going to happen next, but we just give our lives out, and you never know, magic happens. हम ये मोमेंट विजुअलाइज कर चुके हैं। हम लोग बात करते थे, अभी हो गया है, तो अभी इसको ऐसे सोक इन करने में बहुत टाइम लग रहा है, पर व्हाट टू से, आई डोंट हैव वर्ड्स। अब क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम नहीं रहा, क्रिकेट अब एवरीवन्स गेम हो गया। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत ने जीत के बाद यही मैसेज दिया। हरमनप्रीत ने खुद अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें ट्रॉफी के बगल में लेटी हरमनप्रीत की टी शर्ट पर लिखा है, क्रिकेट इज एवरीवन्स गेम। आईसीसी ने भी आज महेंद्र सिंह धोनी और हरमन को एक ही फ्रेम में सेट कर दिया।
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत ने कहा कि हर बार जीत की दहलीज पर पहुंचकर भी हम ट्रॉफी नहीं जीत पाते थे, इसलिए मन में डर तो था, लेकिन पूरी टीम मिलकर खेली, पूरा जोर लगाया, लोगों की दुआएं काम आई और इस जीत के साथ ही भारत में विमेन क्रिकेट का अच्छा टाइम शुरू हो गया। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद देश को कई नए स्टार्स मिले। हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा तो पहले से ही स्टेब्लिश प्लेयर्स थे, लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट ने जेमिमा रॉड्रिक्स, रेणुका सिंह, प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, श्री चरनी, राधा यादव, ऋचा घोष और अमनजीत कौर के नाम भी घर घर पहुंचा दिए, उन्हें स्टार बना दिया। फाइनल मैच का टर्निंग पॉइंट था साउथ अफ्रीका की कैप्टन लॉरा वॉलवर्ट का विकेट। लॉरा क्रीज पर दीवार की तरह खड़ी थी, लेकिन अमनजोत कौर ने बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच पकड़कर लॉरा वॉलवर्ट को वापस पेविलियन भेज दिया। अमनजोत कौर ऑलराउंडर हैं, मोहाली के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बेटी को क्रिकेट की किट भी दिलाई जा सके, इसलिए अमनजोत मोहल्ले के लड़कों का बैट उधार लेकर खेलती थी। अमनजोत के पिता ने बताया कि लड़कों के साथ खेलने के लिए अमनजोत ने बाल कटवा लिए, वो लड़कों के गेटअप में रहती थी। मजे की बात यह कि अमनजोत ने पहला मैच भी लड़कों के टूर्नामेंट में ही खेला। अमनजोत का भाई टीम में था, वो बीमार हो गया, कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला, तो अमनजोत को ही खेलने का मौका मिला और अमनजोत के शानदार प्रदर्शन से उनकी टीम मैच जीत गई। इसके बाद अमनजोत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पूरे परिवार ने उनका साथ दिया। पिता ने बेटी का सपना पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ दिया। आज अमनजोत के पिता ने कहा कि बेटी की सफलता को देखकर, बेटी के हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखकर मेहनत सफल हो गई। तो जब कहते हैं जी अमन के पापा जा रहे हैं, जब बच्चे के नाम से पापा की पहचान हो जाए ना जी, तो सिर्फ फकर से ऊंचा हो जाता है। रात को जब मैच जीत गए, लोग सो गए थे, उठ के आए, स्पेशल बधाई देके गए। और ये है तो मेंस की लड़कों की गेम। जब भी कोई जो खेलने जाती थी, ये कहती नहीं थी मैं लड़की हूँ, कहती मैं लड़का हूँ, क्योंकि ये शुरू से लड़कों वैसे कपड़े डालती थी और सिर पे भी ये चोटी नहीं करती थी। ये जो लड़के जुड़ा करते हैं ना, जुड़ा करके पटका बांधती थी। स्कूल में भी इसको ऐसे जाती थी, तो उसकी मैडम कहती नहीं इसको ये लड़की है, इसको चोटियां करके भेजा करो। हमारा लकड़ी का काम है जी। पहले मैं कोठियों का ठेके ले लेता था बनाने के लिए, फिर मेरे को फिर उसमें पूरा टाइम देना पड़ता है काम में, लेबर का ध्यान रखना पड़ता, आप भी जाना पड़ता। फिर मैंने वो बड़ा काम छोड़ दिया, छोटे छोटे काम करते जो यानी कि जिसमें ना मेरे को परेशानी हो ना कस्टमर को परेशानी हो। बल्कि आपने अपनी बेटी के लिए पूरा सेक्रीफाइस किया। बिल्कुल, काम मैंने छोड़ दिया, फिर उतना ही करता था जितना होता था बस। इस टीम की एक एक प्लेयर की कहानी इसी तरह की है। सब छोटे छोटे शहरों की लड़कियां हैं, कुछ गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हैं। रेणुका सिंह ठाकुर शिमला के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। रेणुका के पिता क्रिकेट के दीवाने थे, बेटी को क्रिकेटर बनाना चाहते थे, लेकिन जब रेणुका सिर्फ 3 साल की थी तो पिता की डेथ हो गई। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रेणुका बचपन में मोहल्ले के लड़कों के साथ गली में लकड़ी के बैट और कपड़े की बॉल से क्रिकेट खेलती थी। एक दिन रेणुका के चाचा की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना, रेणुका का एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। इसके बाद रेणुका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो टीम इंडिया की फास्ट बॉलर हैं। रेणुका की मां ने कहा अगर आज रेणुका के पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा किया है, देश को वर्ल्ड कप जिताया। आंसू आ रहे, आज खुशी के आंसू आ रहे कि पूरी हिंदुस्तान की लड़कियां हमारे लिए इतनी, ऐसे बच्चे भगवान आगे जाए, ऐसी लड़कियां सबकी बेटियां आगे जाए। उसके पापा का सपना था एक ही, भाई हमने एक बच्चा अपना, वो बहुत शौकीन थे इसके मैच के। वो तो इस दुनिया में नहीं है, तब तो रेणुका 2 साल की थी जब उसके पापा की अंत हो गया, इस दुनिया से चले गए। हमारे साथ होते तो वो तो पागल हो जाते थे, खुशी से पागल हो जाते। फिर भी उसकी मम्मी साथ में रही, उसकी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया उस लड़की के लिए कि आज यहाँ तक पहुंचाई है। छोटा सा बॉल करती थी, छोटा सा लकड़ का बैट करती थी, छोटा सा ग्राउंड है हमारा, बस उसी से उसने आगे शुरुआत की है। लड़कों के साथ खेलती थी और एक ग्राउंड छोटा सा, उसमें बॉल उसका था क्या, कपड़े का बॉल था, बस उसी से आगे छोटे से ग्राउंड से निकली है, आज यहाँ तक पहुंची है।
दीप्ति शर्मा ने भी इसी तरह का कमाल किया। वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। फाइनल मैच में 58 रन बनाए और 5 विकेट चटकाए। ऑलराउंडर दीप्ति ने एक और रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड कप में 200 से ज़्यादा रन बनाने वाली और 15 से ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी। 225 रन बनाए, 22 विकेट लिए। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दीप्ति ने भी बहुत स्ट्रगल किया। आगरा के रहने वाली दीप्ति के बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे। भाइयों को देखकर दीप्ति को भी क्रिकेट खेलने का शौक लगा। उनके भाई सुनीत ने स्टेट लेवल की क्रिकेट खेली, लेकिन नेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने क्रिकेट की कोचिंग शुरू कर दी, एकेडमी खोल दी। इसी एकेडमी में दीप्ति ने ट्रेनिंग ली। आज दीप्ति के भाई ने कहा कि उनकी मेहनत सफल हो गई। टीम इंडिया की जीत से क्रिकेट की तरफ लड़कियों का रुझान बढ़ेगा। अब पेरेंट्स बिना किसी झिझक के अपनी बेटियों को क्रिकेट के मैदान में भेजेंगे। बहुत छोटा वो टाइम था जब दीप्ति की उम्र महज 7 वर्ष रही होगी और मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था। आगरा शहर में हम रहते हैं, आगरा में हम क्रिकेट की प्रैक्टिस करने स्टेडियम जाया करते थे। दीप्ति की जिद होती थी, भैया जैसे क्रिकेट खेलते हैं, भैया ये किट बैग लेके जाते हैं, मुझे भी ग्राउंड जाना है पापा जी। और फिर वहाँ से शुरुआत हुई क्रिकेट की। फिर रेगुलर हम ग्राउंड जाने लगे। फिर ये समय आया कि बहुत दूर वो ग्राउंड पड़ता था। तो जब प्रोफेशनली लाइफ में एक समय के बाद मुझे लगा कि अब करियर अपना क्रिकेट में ज़्यादा आगे नहीं दिखता है, तो हमने अपना एक छोटा सा क्रिकेट का सेंटर खोला, एकेडमी डाली, वहाँ हम प्रैक्टिस करने लगे। और दीप्ति वहाँ से प्रैक्टिस करके इंडिया टीम के लिए उसने अपनी जगह बनाई। और तब से लेके अभी तक का सफ़र ये है कि दीप्ति पिछले 10 से 11 साल हो गए इंडिया टीम का हिस्सा है। दीप्ति के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि 2 बार हम सर बहुत करीब आके वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुँच के 2017 में हम मैच 9 रन से वो मैच इंग्लैंड से हार गए थे। इतना करीब आके लौट जाना बहुत दिक्कत देता है, बहुत परेशान करता है। दीप्ति का यही कहना था, कुछ भी हो जाए मैं इस कप को जाने नहीं दूंगी। वर्ल्ड कप को जीतने के बाद में वुमेन्स क्रिकेट के अंदर आप चेंजेस देखेंगे। पेरेंट्स आज अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाने के लिए आप देखेंगे कि खुद से निकलने को तैयार होंगे, अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के कि हम भी चाहते हैं आप दीप्ति शर्मा बने, हरमनप्रीत कौर बने, इंडिया की हर वो प्लेयर बने जो आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। शेफाली वर्मा की स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग है। टीम इंडिया में शेफाली का सिलेक्शन किस्मत से हुआ। सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के ओपनर प्रतिका रावल घायल हो गई, तो प्रतिका रावल की जगह शेफाली को जगह मिली और शेफाली ने ऐसा प्रदर्शन किया कि आज उनका नाम हर किसी की जुबान पर है। फाइनल में शेफाली ने 87 रन बनाए। स्मृति मंदाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 104 रन की पार्टनरशिप की। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका था जब किसी टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रन से ज़्यादा की हुई हो। बड़ी बात है कि शेफाली ने बॉल से भी कमाल दिखाया। साउथ अफ्रीका को 2 विकेट चटकाए। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब शेफाली वर्मा को मिला। सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानने वाली शेफाली का क्रिकेट करियर अप्स और डाउन से भरा हुआ है, लेकिन परिवार को शेफाली पर भरोसा था। हरियाणा के रोहतक के रहने वाली शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने बताया कि उनके पास बेटी के लिए ग्लव्स और बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। शेफाली फटे हुए ग्लव्स पहनकर खेलती थी और वो फटे ग्लव्स परिवार ने आज भी संभाल कर रखे हैं। शेफाली के पिता ने कहा कि वो बेटी को किसी एकेडमी में एडमिशन नहीं दिला पाए, लेकिन शेफाली का करियर बनाने के लिए उन्होंने खुद मेहनत की, बेटी को खुद ट्रेनिंग दी और आज उनकी मेहनत रंग लाई। हमारी भी इच्छा थी, जैसे मैं भी खेलता था, मेरा भाई, दोनों भी खेलते थे, तो हमारी भी इच्छा थी कि भाई खेल लें, लेकिन हमें पता नहीं था भाई कैसे आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जब बेटियां हुई तो किया अच्छा, तो मेहर परमात्मा की। फादर मदर के ऊपर होता है कि भाई आप कितनी मेहनत कर सकते हो बच्चे के लिए। मेहनत तो बच्चा करेगा, लेकिन आप कितनी जर्नी कर सकते हो, लाना ले जाना, खाना देना, या वो जो भी है डिपार्टमेंट वो करना, तो वो जरूरी होता है सबसे। विमेन क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप एक रात में नहीं मिली। एक ज़माना था जब मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, झूलन गोस्वामी जैसी प्लेयर्स ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। एक ज़माना था जब प्लेयर्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैच खेलने के लिए रेलवे के अनकम्फर्टेबल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना पड़ता था। अपने बेडिंग साथ ले जाने पड़ते थे
फ्लोर पर सोना पड़ता था। विमेन क्रिकेटर्स के साथ बीसीसीआई का कोई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। 2005 में जब महिला क्रिकेट टीम रनर्स अप रही तो हर प्लेयर को पर मैच 1,000 रुपये मिले, 8 गेम्स के कुल 8,000। और इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर बीसीसीआई ने विमेन्स टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। अब बीसीसीआई से हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना जैसी ए ग्रेड प्लेयर्स को 50 लाख रुपए की एनुअल फी मिलती है। ये बदलाव सिर्फ 3 साल पहले आया। जय शाह ने मेंस और विमेन्स क्रिकेट टीम की मैच फी के फर्क को खत्म किया, पे पैरिटी इंट्रोड्यूस की। विमेन प्लेयर्स को अब टेस्ट के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख की फीस मिलती है। कोचिंग, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज में पिछले 5 साल में विमेन क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट 16 गुना बढ़ा है। देश की बेटियों को जरा सा सहारा मिला, जरा सा अवसर मिला तो उन्होंने कमाल करके दिखा दिया और यह साबित कर दिया कि वो चैंपियन है। लेकिन विमेन क्रिकेट को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो एक झांकी है, पिक्चर भी बाकी है। क्रिकेट के मैदान से चलते हैं राजनीति के मैदान में। बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग में सिर्फ 60 घंटे का वक्त बचा है। कल कैंपेन का आखिरी दिन है, इसलिए सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सभी बड़े बड़े नेता मैदान में दिखाई दिए। पहली बार लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी के लिए वोट मांगने घर से बाहर निकले। हालांकि राहुल गांधी बिहार में आज दिखाई नहीं दिए। इसीलिए मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी की जड़ काटने का काम कर रही है। चुनाव के बाद आरजेडी की सियासत खत्म हो जाएगी। मोदी ने कहा कि आरजेडी ने डरा धमका कर कांग्रेस से तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित तो करवा लिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को नाराज कर दिया। अंदर ही अंदर दोनों पार्टियों में झगड़ा चल रहा है, बस दिखाने के लिए दोनों पार्टियां साथ हैं। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। और इनका एक नेता तो बड़े बुद्धिमान होने के नाते दावा करते हुए बयान दे रहा है। वो कहता है अब कांग्रेस को खुद के पैरों पर आगे बढ़ना चाहिए, बाकियों की मदद करना बंद। पब्लिकली कहता है, बाकियों की मदद करने में टाइम खराब मत करो, कहता है खुद आगे बढ़ो। इसका मतलब पक्का है कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं। साफ करके रहेंगे, देख लेना आप। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। मोदी ने पिछले हफ्ते भी कट्टे की बात की थी। कट्टा, क्रूरता, कुशासन और करप्शन को आरजेडी की पहचान बताया था। आज मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस और आरजेडी का अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। आरजेडी ने कनपट्टी पर कट्टा रखकर कांग्रेस से तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर करवाया। इसलिए कांग्रेस के नेता नाराज हैं, भीतर ही भीतर आरजेडी का खेल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की यह बात तेजस्वी को तीर की तरह चुभी। तेजस्वी ने तुरंत रिएक्ट किया, कहा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाला प्रधानमंत्री उन्होंने अब तक नहीं देखा। मोदी ये तो नहीं बता सकते कि एनडीए ने 20 साल में बिहार के लोगों के लिए क्या किया, इसलिए कट्टे और बंदूक की बात करते लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसी सोच है, जिसकी जैसी भावना है, हम लोगों की भावना नहीं, हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऐसे शब्दों से क्यों प्यार है।
गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो पट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तंभ नहीं देखा। भाषा का क्या बोली बोलते हैं। अरे काम की बात करें प्रधानमंत्री जी, अपना विजन बताए, अपना हिसाब दे, ऐसी बातें करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का साथ छोड़ेगी। जिसकी जैसी भावना उसकी वैसी सोच। हालांकि मोदी ने आज आरजेडी और कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के शहजादे बार बार बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, बिहार के पर्व का, बिहार के त्योहारों का अपमान करते हैं। इन लोगों को तो भगवान राम से भी नफरत है। ऐसे सनातन विरोधियों को चुनाव में बिहार की जनता जरूर सबक सिखाएगी। ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कबीले। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में शबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे? क्या घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा? क्या एक घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। बिहार को बचाना है घुसपैठियों से। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? मोदी के इस हमले का जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। आज प्रियंका गांधी की रैली भी सहरसा जिले में थी, जहां मोदी ने जनसभा की थी। प्रियंका मोदी का भाषण सुनने के बाद रैली में पहुंची थी। क्योंकि मोदी ने कांग्रेस पर छठ पर्व का अपमान करने का इल्जाम लगाया, इसलिए प्रियंका ने कहा जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां मोदी लोगों को भड़काने के लिए, बहकाने के लिए गालियों का जिक्र करते हैं। कभी विपक्ष पर राज्य के लोगों के अपमान का आरोप लगाते हैं। प्रियंका ने कहा बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री एक अपमान मंत्रालय बना दें और खुद अपने काम पर ध्यान दें। हमेशा अतीत की बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का अपमान निकाल लेते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए, कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए
कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनाता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में पहली बार बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लगवाया। योगी ने आज बिहार में 4 रैलियां की, हर जगह लालू के जंगल राज की याद दिलाई, लालू के जमाने में हुए दंगों की बात की। इसके बाद योगी ने कहा कि जंगल राज के खिलाफ, किडनैपिंग की इंडस्ट्री चलाने वालों के खिलाफ, सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ एकजुट रहना है, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। किसी भी ऐसे तत्व को मत घुसने दीजिए जो घुसपैठियों को प्रश्रय दे, अराजकता को जन्म दे, पर्व और त्योहारों में मिथिला की संस्कृति को अपमानित करने का काम करे, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा कराने का काम करे। जो विकास में बैरियर है उसको पनपने नहीं देना है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि योगी के इस नारे का इस्तेमाल आज तेजस्वी यादव ने भी किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बदलाव तभी होगा जब वोट नहीं बटेगा। तेजस्वी ने लोगों से कहा वो अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो एकजुट होकर वोट करना होगा, एकजुट होकर लालटेन जलानी होगी। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का काम करना है। और माई बहन मान योजना के तहत सभी माई बहन के महीना में 2,500 रुपया हमने की सरकार आई तो दी, सालाना 30,000 रुपया दी। हम कहना चाहते हैं अगर आप लोग बटिएगा तो काम चलने वाला नहीं है। वोट कटेगा तो काम चलेगा। आप लोग चाहते हो कि नहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, तो बटना कहला है। खाली चुपचाप लालटेन को देखो, लालटेन। लेकिन योगी आज फुल फॉर्म में थे। उन्होंने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक नए अंदाज में निशाना बनाया। बिना नाम लिए तीनों की तुलना 3 बंदरों से की। कहा कि अप्पू, पप्पू और टप्पू नाम के 3 बंदर बिहार में घूम रहे हैं। एक सच बोलना नहीं चाहता, दूसरा सच सुनना नहीं चाहता और तीसरा सच देखना नहीं चाहता। बिहार की जनता ऐसे बंदरों को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो,
और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। योगी ने अप्पू, टप्पू और पप्पू की बात क्यों की, ये भी जान लीजिए। असल में सीवान में योगी की रैली थी और सीवान में ही आज अखिलेश यादव की पब्लिक मीटिंग होने वाली थी। अखिलेश ने रघुनाथपुर में शाहबुद्दीन के बेटे और आरजेडी के उम्मीदवार ओसामा शहाब के लिए वोट मांगे। क्योंकि योगी ने सीवान में अखिलेश पर निशाना साधा था, इसलिए अखिलेश ने योगी पर अटैक किया। अखिलेश ने ट्वीट किया, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। इसके बाद रघुनाथपुर की रैली में भी अखिलेश ने कहा, यूपी के एक नेता यहाँ आए हैं जो एक रंग के कपड़े पहनते हैं, दूसरे रंगों से नफरत करते हैं, वो बिहार में नफरती बातें कर रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में न पड़ना। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता बार बार जंगल राज की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बंडल राज के जाने का डर सता रहा है। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का धान जाने कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। ना उत्तर प्रदेश में धान की कीमत मिल रही है, ना आपके बिहार में कहीं भी धान की कीमत मिल पा रही है। हम आपको कहना चाहते हैं कि इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं आप सबको। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें असदुद्दीन ओवैसी भी बढ़ा रहे हैं। ओवैसी का फोकस सिर्फ सीमांचल के इलाके में है, जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने इसी इलाके में कहा था कि बीजेपी की मदद के लिए उसकी जो बी और सी टीम लगी है उनसे सावधान रहना है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसलिए एआईएमआईएम को
महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। दोनों बातें ओवैसी को अच्छी खासी बुरी लगी। आज ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव को एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग नहीं आती होगी, लेकिन वो दूसरों को चरमपंथी होने का सर्टिफिकेट देते घूम रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी ने उन्हें चरमपंथी कहकर सीमांचल के हर मुसलमान का अपमान किया है और सीमांचल के मुसलमान इसका जवाब जरूर देंगे। मोदी सीमांचल को आकर घुसपैठिया बोलता है। बताओ, क्या आप बांग्लादेशी हैं? क्या आप नेपाली हैं? जोर से बोलिए, आप हैं क्या? हमारी माँ और बहनें, आप भी हाथ उठाकर बोलिए, क्या कोई बांग्लादेशी नेपाली है बहादुरगंज में? ये मोदी कहता है। और तेजस्वी क्या कहता है हमको? ये चरमपंथी है ओवैसी। यानी मोदी, तेजस्वी का बड़ा भाई मोदी हमको घुसपैठी बोलता है, तेजस्वी हमको कहता है चरमपंथी है। तो कौन चरमपंथी है लालू परिवार के निगाहों में? जिसके सर पर टोपी है वो चरमपंथी, जो हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब है वो चरमपंथी, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी, जो अल्लाह की इबादत करता है वो चरमपंथी, जो पंचवक्ता नमाजी है वो चरमपंथी, जो रमजान के रोजे रहता है वो चरमपंथी, जो बावक हमेशा मस्जिद को जाता है वो चरमपंथी, जो बच्चों को कुरान की तालीम सिखाता है वो चरमपंथी है। और कौन चरमपंथी नहीं है? जो लालू के आगे अपना सर को झुका दे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू परिवार की चौखट पर जाकर भीख मांगे वो चरमपंथी नहीं है। जो लालू की तारीफ करे, उसके बेटा की तारीफ करे, तो सुनो तेजस्वी, तुम्हारे कान और दिमाग में मैल है, उसको निकाल कर सुन लो। अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करना चरमपंथी है, तो सुन ले तेजस्वी, हम चरमपंथी कहलाने को तैयार हैं, मगर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ने को कभी तैयार नहीं है। तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहकर आप तमाम की तौहीन की है। सुन लो मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी, मजलिस के लीडर को गाली देने से तुम ये समझ रहे हो कि हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। हम आगे बढ़ेंगे और कोई हमको रोक नहीं सकेगा। और तेजस्वी याद रखो, तुमको पता चलेगा चरमपंथी के माने क्या है। तुम जितना गाली देना हमको गाली दे दो, मगर असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की जनता से मोहब्बत करने और उनके लिए काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है तो मेरी मौत है और कुछ नहीं है। मैंने आपको बिहार के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों का कैंपेन दिखाया, लेकिन नीतीश कुमार का जलवा देखकर, उनका कैंपेन देखकर उनकी अपनी पार्टी के नेता और उनके विरोधी दोनों हैरान हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर सवाल उठाए गए, उन्हें अचेत कहा गया, पर वो सबसे ज्यादा फोकस्ड तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। नीतीश कुमार 20 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। सब आश्चर्यचकित हैं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई क्यों नहीं देती। सब मानते हैं कि नीतीश कुमार को अपना मानने वाले अति पिछड़ा वर्ग के लोग आज भी उनके साथ हैं। यह भी दिखाई देता है कि महिलाओं में नीतीश कुमार के प्रति अति विश्वास है। तेजस्वी ने नीतीश को कभी पलटू चाचा कहा, कभी पुतला कहा, पर वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार इतने बड़े चैंपियन बनकर कैसे उभरे। नोट करने वाली बात है कि आज लालू यादव को भी मैदान में उतरना पड़ा। लालू बीमार हैं, ठीक से चल नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, लेकिन आज वो आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करने पहुंचे। लालू के लिए एक स्पेशल गाड़ी तैयार करवाई गई है। आज लालू ने दीघा और दानापुर में कैंपेन किया, लेकिन इस दौरान वो गाड़ी में ही बैठे रहे। दीघा में लालू ने बाहुबली नेता रीतलाल यादव को टिकट दिया है। रीतलाल इस वक्त जेल में है। मुश्किल है कि इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं, क्योंकि दीघा सीट से सीपीआई एमएल ने सुशांत सिंह राजपूत की कजन दिव्या गौतम को मैदान में उतारा है।
क्योंकि जेल में बंद रीतलाल यादव तो कैंपेन नहीं कर सकते, इसलिए आज लालू रीतलाल के लिए वोट मांगने पहुंचे। उन्होंने कोई भाषण तो नहीं दिया, लोगों से सिर्फ इतना कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो रीतलाल यादव को जिताइए। और इसके बाद लालू ने दावा किया कि 14 नवंबर को बिहार में सरकार बदल जाएगी, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू जी तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार का, दानापुर हमारा है। चलिए इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी? बदल जाएगी। क्या कहेंगे? 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बदल जाएगी। लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के मैदान में उतरे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने आज राघोपुर जाकर अपने भाई के खिलाफ कैंपेन किया। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कल तेजस्वी ने महुआ में आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश रोशन के लिए वोट मांगे थे। कहा था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए जिसको लालू ने टिकट दिया है उसे वोट दें। इस बात से तेज प्रताप नाराज हो गए। उन्होंने सुबह ऐलान किया कि तेजस्वी ने एक हेलीकॉप्टर महुआ में उतारा है, वो 2 हेलीकॉप्टर राघोपुर में उतारेंगे। और दोपहर में तेज प्रताप राघोपुर पहुंच गए। राघोपुर में तेज प्रताप ने कहा कि लालू की असली विरासत अब उनके पास है, आरजेडी अब जयचंदों की पार्टी बन गई है। तेज प्रताप ने तेजस्वी पर भी सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने जनता को बहकाया है, जनता को लूटा है और बिहार के लोग लूटने वालों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि कृष्ण के बिना अर्जुन कुछ नहीं है, अब अर्जुन ने कृष्ण का साथ छोड़ दिया है तो चुनाव जीत कर दिखाए। उनको आने से कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ उनको आने से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अब वहाँ जाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट आए हुए हैं प्रेम कुमार जी। कृष्ण जो है ना, वो 16 कलाओं से पूर्ण है श्री कृष्ण। अब बिना श्री कृष्ण के अर्जुन जीत ही नहीं सकता। अच्छा, मेन ये बात है। नहीं, अकेले कहाँ पड़े हैं, जनता हमारे साथ है। रात दिन मीडिया हमारे पक्ष में दिखाई रहा है सब चीज। बहन आई तो उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद दोनों भाइयों के लिए है, लेकिन बहन प्रचार के लिए नहीं आई। तो दूसरे दल में आप भाजपा में रहिएगा तो आइएगा हमारा प्रचार करने। आरजेडी का वोट नहीं बढ़ना चाहिए, गलत लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। आप गरीब जनता के पास आना चाहिए, जो रात दिन गरीब जनता के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मर मिट रहे हैं। गरीब जनता को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज दिया, अब उसी तरीके से पुणे या महुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोल के रहेंगे। अब आपको तेजस्वी का वो बयान भी सुनवा देता हूं जो उन्होंने महुआ की रैली में दिया था, जिसकी वजह से तेज प्रताप तेजस्वी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। ये बात तो सब जानते हैं कि लालू यादव ने तेजस्वी को ही अपनी विरासत सौंपी है। अब आरजेडी के सारे फैसले तेजस्वी ले रहे हैं। और ये भी सही है कि तेज प्रताप का कोई खास जनाधार नहीं है, वो लालू के बेटे हैं, इसलिए 2 बार चुनाव जीत पाए। लेकिन अब सबको पता है कि लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया है, इसलिए उनकी बातों का बहुत ज़्यादा असर तो नहीं होगा, लेकिन परिवार के झगड़े से मैसेज खराब जाता है और इसका थोड़ा बहुत नुकसान तेजस्वी को हो सकता है। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा है मोकामा सीट की। दुलारचंद यादव की हत्या के केस में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है, इसलिए मोकामा में अनंत सिंह के इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी जेडीयू के बड़े नेताओं ने संभाल ली है। आज ललन सिंह और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने मोकामा में अनंत सिंह के लिए रोड शो किया। दोनों ने दावा किया कि हत्या के इस मामले में अनंत सिंह को फंसाया गया है। ललन सिंह ने कहा कि इस मामले की सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका फोकस 6 नवंबर को मोकामा में होने वाली वोटिंग पर है। ललन सिंह ने कहा कि अब मोकामा में एनडीए के एक कार्यकर्ता को
एक एक कार्यकर्ता को अनंत सिंह बनकर मैदान में उतरना होगा कि यह घटना स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, सुनियोजित ढंग से किसी षड्यंत्र के तहत यह घटना कराने के उद्देश्य से ही वहां घटना हुई है। इसके साजिशकर्ताओं तक, इसके षड्यंत्र के रचयिता कौन कौन है, कैसे यह घटना घटी और क्या सच्चाई है, इसकी तह तक पहुंचने का काम पुलिस विभाग करेगी। देखिए, अनंत सिंह जी की गिरफ्तारी के बारे में मैंने कहा कि उन्होंने कानून का सम्मान किया। अनंत सिंह जी जेल चले गए हैं, अनंत सिंह जी नहीं है आज से मैंने अनंत सिंह जी के चुनाव का कमान संभाल लिया है और अनंत जी जितना आप वोट से आज तक जीतते रहे, उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। अनंत सिंह इससे पहले भी जेल में रहकर कई चुनाव जीत चुके हैं। अनंत सिंह के सपोर्टर्स जानते हैं कि नेताजी को जेल में रहते हुए कैसे जिताना है, उनके लिए क्या काम करना है, कैसे कैंपेन करना है। इसलिए कैंपेन पर तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दुलार चंद की हत्या के बाद मोकामा के जातिगत समीकरण बदल गए हैं। इसलिए ललन सिंह मैदान में उतरे हैं, जिससे भूमिहार वोटों को एक साथ रखा जा सके और अनंत सिंह को चुनाव जितवाया जा सके। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कल से वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू होगा। लेकिन SIR को लेकर बंगाल के लोगों में डर का माहौल है। सरकारी दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कोई अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहा है, कोई अपने पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन में लगा है। बंगाल के कई जिलों में लोग बैंक खातों से अपने पैसे निकाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कटा तो कहीं उनकी नागरिकता न चली जाए, उनका पैसा जब्त न हो जाए। असल में बीरभूम में अफवाह फैली हुई है कि जिन लोगों के नाम या उनके पेरेंट के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, उनको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। इसलिए लोग बैंकों से अपनी जमा पूंजी निकाल रहे हैं। बीरभूम के इलम बाजार, बांदपाड़ा और नीचूपाड़ा इलाकों में सैकड़ों लोगों ने इसी अफवाह को सुनकर बैंक में जमा अपनी रकम विड्रॉ कर ली। बीरभूम के इलम बाजार में ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग रहते हैं। उनका कहना है कि उनके पेरेंट्स 30-35 साल पहले भारत आए थे। हालांकि उनके पास सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं है। इसी वजह से उनकी टेंशन SIR ने बढ़ा दी है। SIR चालू হয়েছে সবাই বলছে যে আমাদের SIR शुरू होने की वजह से बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। कह रहे हैं कि अगर हमारे माता पिता का नाम 2002 से वोटर लिस्ट में नहीं मिलेगा तो यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ से भगा देंगे। मुझे पता नहीं है कि मेरे पिता का नाम 2002 में वोटर लिस्ट में था या नहीं, तो मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैंने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड भी है, और बैंक में जो थोड़ी बहुत बचत थी वो जमा करते थे, वही पैसे निकाल लिए हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हमें यहाँ से भगा दिया गया तो हमारे पास कोई ठिकाना, कोई मदद करने वाला तो है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं वही पूंजी हमारे पास है। हम गरीब लोग, बहुत ज़्यादा पैसे तो हमारे पास है नहीं, बड़ी मुश्किल से खाते पीते हैं, कोई ज़मीन नहीं है। हम चाहते हैं SIR नहीं हो, हम जहाँ रहते हैं वहीं हमें रहने दिया जाए। हम भारत में रहते हैं, भारत माता की जय, हमको यही रहने दिया जाए। भारत माता। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का खौफ कोलकाता में भी दिखाई दिया। कोलकाता नगर निगम के बाहर इन दिनों बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट लेने वालों की लंबी लाइनें लग रही हैं। ज़्यादातर लोग अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तो उनको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को डर है कहीं SIR में उनका नाम वोटर लिस्ट से कट ना जाए। अगर SIR के दौरान उनके पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं होंगे तो उनको देश से निकाल ना दिया जाए। इसी वजह से लोग काम से छुट्टी लेकर लाइनों में लग रहे हैं, अपने और अपने परिजनों के डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। हालांकि सर्टिफिकेट लेने आए कुछ लोगों ने यह भी कहा कि SIR को लेकर बेवजह का डर फैलाया जा रहा है। ये तो एक अच्छी एक्सरसाइज है। चुनाव आयोग बार बार कह चुका है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन से किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। बिहार में भी वोटर लिस्ट रिवाइज की गई, लाखों लोगों के नाम कटे,
लेकिन किसी को देश से बाहर नहीं निकाला गया। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इसे लेकर चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क की जा सकता है और इसकी जानकारी ली जा सकती है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। ट्रंप ने अमेरिका के न्यूज़ चैनल CBS को दिए गए एक इंटरव्यू में क्लेम किया कि दुनिया के कई देश परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट फिर से शुरू करेगा। असल में ट्रंप ने पिछले हफ्ते साउथ कोरिया से लौटते वक्त कहा था कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने का आदेश दिया है। इसीलिए ट्रंप से पूछा गया क्या वो परमाणु हथियारों की टेस्टिंग पर लगी रोक को हटा रहे हैं और क्या इस फैसले से दुनिया में फिर से परमाणु हथियारों की रेस शुरू नहीं हो जाएगी। इस पर ट्रंप ने कहा रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि कुछ देश जमीन के भीतर बहुत गहराई में अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे दुनिया को उनकी करतूत के बारे में पता नहीं चलता। ट्रंप ने जो बताया वो कोई सीक्रेट नहीं है। भारत पाकिस्तान की हरकतों से वाकिफ है, कहने की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह से रोज़ रोज़ न्यूक्लियर बम की धमकी देता है वो सारी दुनिया के सामने है। इसीलिए भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों से नहीं डरते, हमें इनकी कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान अपने बम छुपा कर रखे। पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां अब भारत की मिसाइल नहीं पहुंच सकती। और आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे। योगी आदित्यनाथ की बिहार में 3 रैलियां होंगी। योगी दरभंगा में रोड शो भी करेंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का दूसरा फेज कल से शुरू होगा और ममता बनर्जी कल SIR के खिलाफ कोलकाता में मार्च निकालेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।